नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टाई यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 10वीं सीरीज लेकर। ठीक है, इससे पहले की जो भी क्लासेस है उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है ग्लोबल टाई के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जाकर वहां से आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अभी हमारा बैटरी का चैप्टर चल रहा है, तो बैटरी से ही हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बैटरी चैप्टर से ही रहेगा। क्वेश्चन है आपका कि एक 120 क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पीयर धारा को अवधि के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने क्वेश्चन पूछ लिया आपको एफिशिएंसी से मतलब बैटरी की दक्षता से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बैटरी की दक्षता क्या होती है यार? बैटरी की दक्षता आप लोग जानते हैं कि एम्पियर इंटू घंटा होती है, यही होती है ना, एम्पियर इंटू घंटा, है ना, या फिर एम्पियर इंटू आवर ऐसे भी कह सकते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू आवर। ठीक है, अच्छा। किसी भी न्यूमेरिकल को यदि आपको करना है तो न्यूमेरिकल को टैकल करने का मैं आपको मेथड बताया हूँ कि सबसे पहले क्या करिए, जो डाटा आपको गिवन है वो डाटा नोट कर लीजिए, है ना। तो जो डाटा आपको गिवन है पहले उस चीज को नोट करिए। गिवन क्या क्या है? ईटा इक्वल टू दे रखा, मतलब एफिशिएंसी दे रखा कितना है, 120 एम्पियर इंटू आवर। ठीक है सर। और करंट कितना दे रखा है? करंट दे रखा है आपको 8 एम्पियर। ठीक है सर, करंट आप 8 एम्पियर दे रखा है, अच्छी बात है। तो अब बस यही वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे दे रखा है इसने 120। 120 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई एच। तो यहाँ से एच इक्वल टू आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। 120 बटा में 8 है, 120 बटा में 8 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा यार? यहाँ से आ जाएगा आपका 15 आवर्स। 15 आवर्स मतलब 15 घंटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को यदि आपको करना है तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, पहले जो डाटा गिवन है उस डाटा को नोट करेंगे। उस डाटा को नोट करके इसके बाद फिर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जैसे ही डाटा आप नोट करेंगे तो तुरंत आपको याद होने लगेगा कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और अप्लाई करके तुरंत हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 15 एम्पियर, 15 आवर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेक्लांसे सेल इलेक्ट्रोलाइट्स, लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स किसका बना होता है ये तो बाद में बताइएगा। पहले मुझे ये बताइए कि लेक्लांसे सेल आपकी कौन सी सेल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? लेक्लांसे सेल कौन सी सेल है मेरे भाई, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये बताइए पहले। चलिए नोट कर लीजिए, मैं ही बता दे रहा हूँ। जो लेक्लांसे सेल है आपकी, लेक्लांसे सेल एक प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का क्या खासियत होता है कि ये रिचार्जेबल नहीं होती है, या रिचार्जेबल नहीं होती है, या रिचार्जेबल नहीं होती है। ठीक है, यही इसकी खासियत है। एक बार आप इसको यूज करिए फिर आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं लेक्लांसे सेल में, लेक्लांसे सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, लेक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या यूज कर लेते हैं भाई हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी बैटरी। देखिए हमने आपसे कई बार ये बताया भी है कि बैटरी के चैप्टर से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि बैटरी, कौन सी बैटरी प्राइमरी कौन सी बैटरी सेकेंडरी है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि बैटरी में जो हमने वो एनोड और कैथोड बनाया, वो एनोड कैथोड किस मटेरियल का बना है, ये चीज पूछ लेता है। दूसरा तीसरा टाइप आपका होता है कि किस बैटरी का कितना आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, बाकी बाकी एक तो आपने न्यूमेरिकल देखा, तो न्यूमेरिकल तो वो तो मान लीजिए कि न्यूमेरिकल आप लोग कर ही लेंगे, केवल एक फार्मूला याद रहेगा। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन फिर यहाँ पे दे दिया कि इसमें से पूछ लिया आपसे कौन सी आपकी सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी नहीं है तो देखिए लेड एसिड बैटरी कौन सी बैटरी है भाई? ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी। ये कौन सी है? सेकेंडरी बैटरी। और इसका आपने वोल्टेज भी देखा था 2.2 वोल्ट है ना।
फिर निकिल कैडमियम क्या है, ये भी आपकी सेकेंडरी है, ये भी आपकी सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है। लिथियम आयन क्या है यार, ये भी आपकी सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी। इससे पहले वाली जो क्लास है उस क्लास की यदि आप लोग उस क्लास को प्रॉपर देखे होंगे तो उसमें हमने पूरा एक चार्ट ही बना दिया था, चार्ट बना के आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग हमने नाम भी लिख दिया था। यहाँ पे जो मैग्नीशियम मर्क्यूरिक पैराक्साइड है, पैराक्साइड बैटरी, ये पारा ऑक्साइड बैटरी जो है यही क्या है, ये है आपकी प्राइमरी बैटरी, ये है आपकी प्राइमरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी के बारे में आपने जान लिया है कि जो हमारी प्राइमरी सेल होती है वो रिचार्जेबल नहीं होती है और ये वजन में भी हल्का होती है, ठीक है। वजन में भी हल्का होती है, सस्ता भी होती है सेकेंडरी की तुलना में, जबकि जो हमारी सेकेंडरी और सेकेंडरी रिचार्जेबल होती है वो भारी होती है और वो महंगी भी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ निगेटिव प्लेट्स इन लेड सेल आर, लेड सेल में जो निगेटिव प्लेट की संख्या वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कहीं कहीं पे ये चीज बदल के भी थोड़ा सा दे देता है, जैसे ऐसे लिख देता है धनात्मक धनात्मक +1, ऐसे भी लिख देता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि जो लेड सेल है, लेड सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है, एक अधिक होती है, ठीक है। यदि यहीं पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि ये बताइए कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है इसको यदि पूरा अच्छे तरीके से चार्ज कर दिया जाता है तो जो इसके एनोड और कैथोड है वो किस रंग के हो जाते हैं, तो वो भूरे रंग के हो जाते हैं। किस रंग के भाई, भूरे रंग के, ठीक है। फुली चार्ज, जब फुली चार्ज रहेंगे तो एनोड कैथोड किस रंग के हो जाते हैं, भूरे रंग के, ठीक है, भूरे रंग, ब्राउन कलर। अच्छा, जब डिस्चार्ज होता है तो इसका कैथोड जो है वो एकदम व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका कैथोड जो है व्हाइट कलर का हो जाता है। अच्छा, इसका एनोड यदि मैं यहीं पे पूछ लूं कि इसका एनोड किस मटेरियल का बना होता है तो जो लेड ऑक्साइड है PbO2 का इसका आपका एनोड बना होता है और केवल Pb का क्या बना होता है, केवल लेड का बना होता है इसका कैथोड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ पे आंसर धनात्मक प्लेट से एक अधिक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैटरी इज यूज टू, बैटरी का प्रयोग किस लिए करते हैं, बैटरी का यूज क्या हम लोग सेफ गार्ड के अगेंस्ट करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यार हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं ना, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, इसके लिए तो हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, है ना, जिसको सीरीज में लगाया जाता है, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, या फिर ये कहिए कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे भी हम लोग बैटरी का यूज कर लेते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर, बैटरी की यदि हम लोग आवेशन आवश्यकता से अधिक कर दे रहे हैं, आवश्यकता से अधिक करने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले समझिए। किसने कहा है कि बैटरी को आप फुल चार्ज कर लिए उसके बाद भी आप चार्ज करते जा रहे हो, चार्ज करते जा रहे हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि जो हमारी बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ने लगता है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान यदि बढ़ेगा तो बैटरी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, ये एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज ये पड़ता है कि जो इसके प्लेट्स हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के बीच में लेड बनने लगता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है भाई, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चालकता बढ़ने लगती है, ठीक है। और बैटरी में गैस बनने की वजह से बैटरी फूलने लगती है, बैटरी में हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनने की वजह से बैटरी क्या होने लगती है भाई, बैटरी फूलने लगती है, ठीक है। बैटरी में गैस बनने की वजह से फूलने लगती है। इसका जो क्या कहते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और धनात्मक प्लेट का संचारण होने लगता है और लेड तथा ऑक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेट कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी
ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, मतलब कि इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैटरी में गैस बनने लगता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी फूल जाती है। जब आप एक बार, जैसे आप लोग कहते हो ना कि यार मेरी मोबाइल चार्ज हो गई है तो फिर उसको चार्ज में क्यों लगा रहे हो, उसको निकाला जाता है। चाहे आपके मोबाइल में एक वार्निंग भी आता है कि आपकी मोबाइल चार्ज हो गई है, आप उसको हटाइए। वो इसीलिए आता है क्योंकि बैटरी को यदि आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग करते जा रहे हैं, तो बैटरी धीरे 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 क्या होगी, फूल जाएगी। उसमें भी हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो फिर बैटरी आपकी फूल जाएगी और वहां पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो बैटरी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, बैटरी के अंदर जो हमने सोल्यूशन यूज किया उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, तो वहां पे आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा होने लगेगा बैटरी के अंदर, इस वजह से उसकी दक्षता घट जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने एक बैटरी ले लिया है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ये क्या भाई हमारा, ये है कैथोड, ठीक है सर। एनोड को हमने पॉजिटिव मान लिया, कैथोड को हमने निगेटिव मान लिया। अब मान लेते हैं कि सर यहाँ पे हमारा ये प्लेट्स सब लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सब हमारे प्लेट्स लगे हुए हैं। तो अब यही आपसे पूछा है कि ये जो प्लेट्स हैं, इन इन प्लेट्स के अंदर जो सॉल्यूशन भरा जाता है, या फिर जिस बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ तक भरा जाता है। क्या आधा भर के छोड़ देते हैं, जितना तक भरा रहेगा। देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है ना, तो वो इसीलिए यूज किया जाता है कि पूरे प्लेट को अच्छे से भिगोए रहे। ये जो प्लेट हमने लगाया है, इसमें धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट, दो तरह के प्लेट हमने लगाया है, ये दोनों प्लेट अच्छी तरह से हमारे सोल्यूशन में भीगा रहे, इसी वजह से हम लोग उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। जितना प्लेट सोल्यूशन के बाहर रहता है उतना प्लेट समझिए कि चार्जिंग के दौरान वो क्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब चार्जिंग की क्रिया में भाग नहीं लेता। जितना प्लेट नहीं भीगा रहेगा, जितना प्लेट सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट्स में भीगा रहता है, उतना ही प्लेट चार्जिंग में भाग लेता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यदि ये भीगा नहीं रहेगा तो उसमें सल्फेशन वाला दोष आने लगता है, बैटरी का जो सल्फेशन दोष आता है, ठीक है, वो इसी वजह से आता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी भरेंगे तो ऐसा भरेंगे कि ये हमेशा भिगा रहे, हमेशा भिगा रहे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हमेशा इस इलेक्ट्रोलाइट का तल। इलेक्ट्रोलाइट का तल हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, किससे, प्लेटों के लेवल से। प्लेट का लेवल, जैसे मान लीजिए कि प्लेट का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक यदि प्लेट का लेवल है तो पानी हम लोग यहाँ तक भर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल लेता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा, प्लेटों के तल से ऊपर। प्लेटों के तल से ऊपर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है। शॉर्ट सर्किट का कारण आपसे पूछा है, तो देखिए जो हमारी सेल है, सेल में शॉर्ट सर्किट कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपने एक टर्म देखा है यहाँ पे, पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है बकलिंग। बकलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, बकलिंग का अर्थ क्या है, बकलिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है ना, यस, क्वेश्चन क्लियरली आपको दिख रहा होगा। बकलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बकलिंग का मतलब, बकलिंग एक प्रकार का बैटरी का दोष है, जिसमें प्लेटों प्लेटों के अंदर क्या हो जाता है भाई, प्लेटों के अंदर मुड़ने की एक तरह से कि एक है कि मुड़ने वाला गुण आ जाता है, मतलब प्लेट इसमें मुड़ने लगते हैं। तो ये एक बैटरी का दोष है, ये बैटरी का एक दोष है। प्लेट यदि मुड़ते हैं तो आप जानते हो कि बैटरी में एक हम लोग धनात्मक प्लेट लेते हैं और एक हम लोग ऋणात्मक प्लेट लेते हैं, और इन दोनों के बीच क्या रहता है, इन दोनों के बीच सेपरेशन, या फिर ये कहिए कि कुचालक भरे होते हैं, कुचालक, है ना। इन दोनों के बीच कुचालक हम लोग भर देते हैं, क्यों, ताकि ये एक दूसरे से सटे ना या फिर शॉर्ट ना हो। अब हमने कुचालक तो भरा है, लेकिन यदि ये प्लेट ही टेढ़े हो जाए तो क्या होगा, ये प्लेट ही टेढ़े हो जाएंगे तो भाई ये जैसे ही आके पॉजिटिव वाला निगेटिव से जुड़ेगा, तुरंत हमारी बैटरी जो है शॉर्ट हो जाएगी, तुरंत हमारी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये भी बन रही है, ठीक है। दूसरा बोला है कि लेड पार्टिकल फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स। जैसे ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा निगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच यदि एक लेड का लेयर बन जा रहा है, या फिर एक लेड कनेक्शन हो जा रहा है, एक लेड बन जा रहा है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। फॉल्टी सेपरेशन, फॉल्टी सेपरेशन मतलब कि जो हमारा सेपरेशन है, जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में सेपरेशन है, हमने सेपरेशन जो यूज किया है, सेपरेशन बोले तो जो हमने कुचालक यूज किया है, क्या, कुचालक, ये कुचालक क्या हो जाए, ये कुचालक फेल हो जाए तो भी हमारी बैटरी जो है शॉर्ट हो जाएगी, तो भी हमारी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे,
ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं हटा दो, इनमें से कोई एक है। इसका इंग्लिश वाला वर्जन पढ़िए, एनी ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से ही कोई एक दोष जरूर हुआ है बैटरी में, या तो बैटरी की प्लेटें मुड़ गई हैं, ठीक है, या फिर बैटरी का जो सेपरेशन है, सेपरेशन फेल हो गया है। तो जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो हमने चालक यूज किया वो फेल हो गया है, या फिर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में एक लेड की लेयर बन गई है, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन बन सकती है, तीनों कंडीशन आपके सामने दे दिया गया है और आपसे ऑप्शन भी चूज करवा लिया गया है, ठीक है। यदि बैटरी की क्षमता 2800 मिली एएच है तो यह के लिए अच्छा कितने समय के लिए 1.4 धारा की आपूर्ति करेगा? देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दे दिया, बस इसने चेंज क्या किया है? इसने चेंज किया है यूनिट में। किसमें चेंज किया है भाई? यूनिट में चेंज किया है। अब इसने यूनिट में चेंज करके और आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप काम ये करिए कि जो डाटा आपको गिवन है, जो डाटा आपको गिवन है उस डाटा को पहले नोट करिए। गिवन डाटा क्या क्या है यार आपके पास? आपके पास गिवन है ईटा, ईटा गिवन, ईटा इक्वल टू कितना दे रखा है यार? ईटा इक्वल टू दे रखा है 2800, 2800 मिली एएच। 2800 मिली एएच को क्या लिख सकते हैं? और 2800 2800 गुणे 10 की पावर -3 एएच। मैं ऐसे लिख दूं, यदि इस मिली को हटा दूं, ये जो छोटा एम है ये क्या दर्शा रहा है? ये मिलीग्राम को दर्शा रहा है ना। तब ये कितना हो जाएगा? ये 2.8 एएच। यदि इतना मैं लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। यदि मैं इतना लिख दूं 2.8 एएच तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना। अच्छा, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना दे रखा है? करंट दे रखा है 1.4 एम्पियर। 1.4 एम्पियर यदि करंट दे रखा है तो अब आप जानते हो कि सर कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है? एटा इक्वल टू ए इंटू एच। बस इस फॉर्मूले का यूज करिए, तुरंत आंसर निकालिए, है ना। तो यहाँ पे ईटा इक्वल टू क्या लिख देना है? ए इंटू एच लिख देना है। ए इंटू एच, ईटा की वैल्यू कितना दे रखा है? 2.8 हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू 1.4, एच निकालना है, एच निकाल लीजिए। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.8 डिवाइड बाई 1.4। कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। मतलब कितना हो गया यार? 2 आवर्स आंसर आ गया। 2 आवर्स आंसर आ गया। अब मैच कराइए तो यहाँ पे आंसर तो आवर में दिया ही नहीं है। आंसर यदि आवर में नहीं दिया तब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर घंटा में तो दिया ही नहीं है, आपका 2 घंटा आ रहा है, क्या करें? भाई मेरे कुछ नहीं करना है, ये इतना तो एक छोटे बच्चे को भी आता है जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है कि 2 घंटे को क्या कर लेगा? मिनट में चेंज कर लेगा। 2 गुणे 60 करेंगे, कितना आ जाएगा? तुरंत 120 मिनट आ जाएगा, है ना। तो भाई इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे 120 मिनट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को में संयोजित किया जाता है। देखिए ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको एक बात भी बोल रहा हूँ बार बार कि एक मतलब जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो जो भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए, और उसकी पूरी वीडियो एक साथ देखिए। पूरी वीडियो जब एक साथ आप देख लेंगे एक चैप्टर का ना, तो आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। जो भी आपको सीरीज ये कराई जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये सीरीज इसीलिए कराई जा रही है ताकि आपका एक धीरे 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 कंसेप्ट बिल्डअप हो हर एक चैप्टर के लिए। इससे पहले की जो क्लास है उस क्लास को यदि आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे, क्योंकि हमने काफी अच्छे तरीके से आपको उसमें बताया था कि सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने पे सेल्स को आपस में सीरीज में यदि सीरीज में या पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस लिए जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस भी किया था। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि कई सारी सेल्स हो हमारे पास, यदि सारे सेल्स को हम सीरीज में जोड़ दे रहे हैं, सीरीज में यदि जोड़ दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इक्विवेलेंट वोल्टेज का जो मान है वो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं ले लूं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2 2 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया है ना। 7 बार हो गया तो इसका मतलब कितना है? ये टोटल 14 वोल्ट बना रहा है, ठीक है। ये टोटल कितना बनाएगा यार?
टोटल 14 वोल्ट बनाएगा। और यही यदि मैं दो इन सभी को पैरेलल में जोड़ देता, ये सभी किस में जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, सीरीज में जुड़े हुए हैं या फिर कि ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सभी को यदि मैं पैरेलल में जोड़ देता, इन सबको यदि मैं पैरेलल में जोड़ता तो हमारा जो इक्विवेलेंट वोल्टेज का मान है वो कितना आता, वो केवल और केवल 2 ही वोल्ट रहता। लेकिन उसमें करंट हमारी बदल जाती है, उसमें करंट का जो मान है, करंट का मान चेंज हो जाता। यहाँ पे वोल्टेज तो कम रहे, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू तो अधिक रहेगी लेकिन करंट कम रहेगा, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू कम रहती है लेकिन करंट अधिक रहती है ना। तो बैटरी की यदि एम्पियर क्षमता बढ़ानी है, एम्पियर क्षमता बढ़ानी है मतलब कि करंट की वैल्यू बढ़ानी है, करंट की वैल्यू बढ़ानी है तो हमें बैटरी को किस में जोड़ना रहता है, हमें बैटरी को समांतर में जोड़ना रहता है। जैसे यहीं पे मैं यदि इसको जोड़ना चाहूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं जोड़ दूं, कितने टोटल जुड़ गए यार, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जुड़ गए ना। ये सभी तो पैरेलल में जुड़ गए हैं, सभी पैरेलल में जुड़ गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना रह रहा है यार, इक्विवेलेंट वोल्टेज इसका 2 ही वोल्ट है। लेकिन इसमें हर एक ब्रांच में, इसके हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू अलग अलग है, करंट की वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें करंट का मान बढ़ जा रहा है, जबकि सीरीज में करंट का मान नहीं बढ़ रहा है। सीरीज में कनेक्ट करने पे सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करते जाने पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और मैं आपसे वहां पे ये भी बोला था कि बस एक ही बात को थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमा के पूछेगा, आपको बहकाना चाहेगा कि बेटा तुम मत पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता ये मान लो, क्योंकि हमने देखो कितना टफ लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो चाहे जिस भी लैंग्वेज में लिखे, आपको बस इसके लैंग्वेज को पकड़ना है, अपने लैंग्वेज में चेंज करना है और तुरंत आंसर को टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उससे द्वारा शुद्ध किया जाता है। बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को पृथक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बॉक्साइट क्या है भाई, बॉक्साइट एक खनिज पदार्थ है या फिर एक अयस्क है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। अब यदि एल्युमिनियम से बॉक्साइट को निकालना है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया हम लोग अपनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है क्या, जैसे आप लोग जानते हो एक जो हमारी बैटरी है, एक जो इधर हमारी बैटरी है, इस बैटरी के एनोड पे क्या होता है, इस बैटरी में जब भी चार्जिंग करना होता है या डिस्चार्जिंग करना होता है, इसको जब चार्ज करना रहता है तो इसमें जो भी निगेटिव साइन होते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, सारे निगेटिव आयन कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं सारे पॉजिटिव आयन चले जाते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। ये आप लोग जानते हो। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन एक तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन एक तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई कि जो सोल्यूशन के अंदर आयंस मौजूद है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती है जो हम लोग खनिज पदार्थ जो हमें मिलता है खदानों से, उस खदानों को यदि उस पदार्थों को यदि हमें शुद्धिकरण करना है उनका, या फिर ये कहिए कि उनका अयस्क निकालना है उससे, तो उसमें हम लोग यही इलेक्ट्रोलाइसिस वाली ही प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो खनिज पदार्थ का, जिस पदार्थ को हम लोग पाना चाहते हैं या जिस अयस्क को हम लोग पाना चाहते हैं, उसको बैटरी के एक सिरे पे और बाकी को बैटरी के दूसरे सिरे पे एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रक्रिया को तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। जो प्रक्रिया बैटरी में यूज हो रही है वही चीज यहाँ पे भी यूज हो रही है। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है यार, ये इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाला जाता है। इलेक्ट्रोप्लाटिंग आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोप्लाटिंग किसी मेटल की चादर है या कोई मेटल है तो मेटल के ऊपर लेयर चढ़ाने के लिए, किसी दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोटाइपिंग और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये मत जानिए, ये फालतू चीज दे दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाए तो क्या होगा। जब लोड प्रतिरोध इसने बोला है मतलब कि जो हमने लोड लगाया है सर्किट में, वो बैटरी के साथ जो हमने लोड कनेक्ट किया है, उस लोड प्रतिरोध का मान यदि बैटरी के टोटल जो भी बैटरी के सारे सेल्स लगे हुए हैं उन सेल्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब कई सारे सेल्स मिलकर ना बैटरी बनाते हैं, तो सभी सेल का यदि इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा जाए तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस के मान के यदि बराबर हो जा रहा है तो उस समय क्या होगा। देखिए जैसे आप लोग जानते हो कि करंट, बैटरी में करंट कितनी होती है भाई, बैटरी में करंट होती है एन इंटू ई अपॉन आर। एन इंटू ई अपॉन आर बोले तो एन इंटू एक सेल में बहने वाली करंट का मान, एक सेल में बहने
वाली धारा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे ई क्या है, ई है हमारा ईएमएफ या फिर कहिए कि पोटेंशियल। ठीक है, एन क्या है, एन है प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या। ठीक है, और आर क्या है यार, आर है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, आर क्या है, यही आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आपको अब यहाँ पे ये दिखेगा कि भाई इसका मान यदि हम बढ़ा रहे हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का यदि मान बढ़ा रहे हैं तो धारा क्या होगी, धारा कम होगी। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि सर्किट करंट विल मैक्सिमम, ये बात तो गलत हो गई, ये बात गलत हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो करंट कम होनी चाहिए। ठीक है, लोड गेट मैक्सिमम पावर, लोड गेट मैक्सिमम पावर, यस ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लोड गेट मैक्सिमम पावर। क्यों, क्योंकि जितना हमारा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, उतना ही रेजिस्टेंस हो रहा है हमारे इसका, हमारे लोड का। इसका मतलब यह है कि लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम है, लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस समय जो पावर डिलीवर होगा वो पावर कंज्यूम्ड जो होगा लोड के द्वारा वो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम ईएमएफ विल ऑकर, नहीं मैक्सिमम ईएमएफ नहीं होगा, ये बात गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता हुआ आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर विल कंज्यूम्ड बाय द लोड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूले को नोट कर लीजिए कि E माइनस वी इजक्वल टू क्या होता है, आई आर, जहाँ पे ये आर क्या है, ये आर है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, आई क्या है, आई है बहने वाली धारा, आई क्या है, बहने वाली धारा। तो एक ये फॉर्मूला याद रखिए और एक ये फॉर्मूला याद रखिए, दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने लायक है, इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बैटरी 8 एम्पियर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान करेगी, एक बैटरी 8 एम्पियर की धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान करेगी। ये क्वेश्चन तो अभी तक आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का हमने दो क्वेश्चन आपको करा रखा है, इसी टाइप का हमने दो क्वेश्चन आपको करा दिया है। यदि इस टाइप का दो क्वेश्चन आप कर लिए हैं तो अब इस क्वेश्चन को करने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए, इस क्वेश्चन को करने में आपको देर बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो आप गिवन डाटा जो है उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए गिवन, क्या क्या गिवन है यार, 144 आपको गिवन है। 144 क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू है हमारी 8 एम्पियर, तो इफिशियंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एच, ए इंटू एच। इफिशियंसी की वैल्यू कितना दे रखा है 144, और एम्पियर की वैल्यू 8 है, एच निकालना है आपको, तो यहाँ से एच इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको काट दे, कितनी बार में कट जाएगा, 18, 18 बार में कट जाएगा, 18 आवर्स, 18 आवर्स, एच इक्वल टू 18 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन मैच करिए, यस ऑप्शन मैच भी कर रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 18। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो कोई भी कुछ बताए भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, यहाँ तक सब सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल क्या होता है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए थोड़ा सा, निकिल आयरन सेल जो है, निकिल आयरन सेल इज अ सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, निकेल कैडमियम इज अ सेकेंडरी बैटरी, निकिल कैडमियम में क्या है, एक सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, तीसरा, तीसरा हो जाएगा आपका लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, ये क्या हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा आपका सेकेंडरी, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे निकिल आयरन के बारे में बात किया, तो निकिल आयरन क्या कौन सी बैटरी हो जाएगी यार, निकिल आयरन हो जाएगी हमारी सेकेंडरी बैटरी। अब सेकेंडरी बैटरी के बारे में थोड़ा सा विशेषता लिख लीजिए, यह बैटरी, यह बैटरी रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल होती है। ठीक है, और
और इसकी खासियत लिख लीजिए कि यह बैटरी भारी होती है, यह बैटरी भारी होती है एवं महंगी भी होती है। ठीक है, और इसकी एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये भारी होती है, और एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इसका जो एक तरह से कि पावर करंट डिलीवर करने का जो टाइम है वो कम रहता है इन द कंपेयर ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आप लोग देखते हो जैसे 5 रुपये वाली एक सेल लेके आते हो आप, घड़ी में लगा देते हो तो 1 साल तक आपकी घड़ी चलती रहती है, उसका ये पेयर आवर क्या है बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन सेकेंडरी का कम रहता है और प्राइमरी का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है। सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यही है कि यह रिचार्जेबल होती है। मुख्य लाभ यही है कि यह रिचार्जेबल होती है, तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे एक्टिव इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कि एक्टिव इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, तो यार एक्टिव इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में तो हम लोग प्राइमरी का भी यूज कर लेते हैं ना। प्राइमरी की बैटरी भी जो है वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम करती है, वोल्टेज सोर्स की तरह आपकी प्राइमरी भी काम करेगी, सेकेंडरी भी काम करेगी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका मूल्य कम होता है? नहीं, इसका मूल्य कम नहीं होता है, इसका मूल्य अधिक होता है। इसका साइज छोटा होता है? नहीं, इसका साइज छोटा भी नहीं होता है, ये साइज में बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका लाभ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैटरी का आंतरिक डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए थोड़ा सा। क्या मैं आपको टाइम दूं थोड़ा सा करने के लिए इसे? मैं आपको टाइम दूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के लिए? बताइए थोड़ा सा, आप लोग भी देख लीजिए कि डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए, आपको बताना है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे, लेकिन आप ही लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। लिखिए यहाँ पे, जो डिस्चार्ज बैटरी है, डिस्चार्ज बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध, डिस्चार्ज बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च होता है। ठीक है, जबकि जो हमारी चार्ज्ड बैटरी है, चार्ज्ड बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान, जो हमारी चार्ज्ड बैटरी है उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? आप देखिए, बात को समझिए यहाँ पे। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर का रेजिस्टेंस, या फिर ये कहिए कि सोल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे 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 बढ़ने लगती है। तभी एक समय ऐसा आता है कि अब सर्किट से बाहर या बैटरी से बाहर कोई करंट हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तभी तो धीरे धीरे हमारी धारा कम हो रही है। तो जब बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी तो उस समय आंतरिक प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है, जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसमें होता क्या है, देखिए जो हमारा सोल्यूशन है ना, जो हमने बैटरी में सोल्यूशन अपना यूज किया है, जो हमने बैटरी में अपना सोल्यूशन यूज किया है, तो इसमें जितने जैसे इसमें आयंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस या और निगेटिव आयंस ये होते हैं, तो इसमें जितने आयंस की कमी होती जाएगी, जितने आयंस की कमी होती जाएगी उतनी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। और जैसे जैसे आयंस की कमी होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बैटरी का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अब जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि बैटरी में आयंस पूरी तरह से भर गए हैं। जैसे पूरी तरह से आयंस भरेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लो आसानी से हो जाएगा, फ्लो आसानी से हो जाएगा तो इसके रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कंसेप्ट थोड़ा सा अपना लगा सकते हैं, और ये सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब बैटरी को आप चार्ज करते हो तो उसके सॉल्यूशन में आयंस भर जाते हैं, आयंस भर जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा,
और जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है तो उस समय जो आयंस है वो भाई करंट क्या है, करंट एक तरह का आवेश वाहक ही तो है, ठीक है। तो उसमें जो चार्ज है वो चार्ज बाहर की तरफ जाते रहते हैं, बाहर की तरफ जाते रहते हैं, तो जाते 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 इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे पूछे कि यदि बैटरी आपकी फुली चार्ज है तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। इसमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है भाई, इसमें से तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो डेनियल सेल है कि डेनियल सेल भी क्या है, डेनियल आपकी प्राइमरी सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी प्राइमरी है, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन ही था आज का, है ना, प्राइमरी है। ड्राई सेल भी, ये भी आपकी प्राइमरी सेल होती है भाई। ड्राई सेल आप लोग देखे होंगे ना, जो 5 रुपए वाला सेल लेके आते हो, 5 रुपये वाला सेल क्या है, वो आपकी प्राइमरी सेल है, आपकी प्राइमरी सेल है, तो वो तो ड्राई ही रहती है, सूखी रहती है ना। ये भी आपकी प्राइमरी होगी, ये भी प्राइमरी होगी, ये भी प्राइमरी होगी, ये जो बची यही क्या है, ये है आपके सेकेंडरी लेड एसिड। मैं अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया हूं कि लेड एसिड बैटरी जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी बैटरी है। और इसका वोल्टेज कितना होता है, 2.2 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट होता है इसका आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, ये तो ये बताइए। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन एक है फैराडे साहब ने दिया था, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर लेंज ने, या फिर किरचॉफ ने। तो आप जानते हो कि जो किरचॉफ है, किरचॉफ ने क्या नियम दिया था भाई, किरचॉफ ने धारा संबंधी दो नियम दिए थे, ठीक है ना। किरचॉफ ने धारा संबंधी दो नियम दिए थे। इनका फर्स्ट लॉ क्या है भाई, फर्स्ट लॉ है समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई एट एनी नोड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये उनका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, इनका सेकेंड लॉ कहता है कि समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। मतलब किसी परिपथ के अंदर सारे वोल्टेज ड्रॉप तथा उसमें ईएमएफ, सभी ईएमएफ का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी नोड पे आने वाली जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक। या फिर ये कि किसी नोड पे आने वाली सभी धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ठीक है। तो ये तो किरचॉफ का नियम हो गया। किरचॉफ ने दोनों नियम किससे संबंधित दिया था, दोनों नियम धारा से संबंधित दिया था, ठीक है। ये जो फर्स्ट लॉ है ये किस पे आधारित है भाई, ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे आधारित है। चार्ज कंजर्वेशन मतलब आवेश संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ठीक है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपका है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। तो ये तो हो गए किरचॉफ का नियम। लेंज लॉ आप सभी लोग जानते होंगे। लेंज लॉ क्या होता है यार, लेंज लॉ मतलब कि एक तरह से कहिए कि ये अपोजिट फोर्स है। मतलब कि ये कहता है कि किसी भी सर्किट में यदि कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसके अपोजिट में भी एक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। यदि इस लेंज लॉ को समझने के लिए आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, कि किसी दीवार पे आप जितना फोर्स लगाते हो दीवार भी आपके ऊपर उतना ही धक्का देती है। तो सेम उसी तरीके से मतलब इसका लेंज लॉ अब फोर्स की बात नहीं करेगा, ये करंट की बात करेगा। यदि कोई करंट सर्किट में उत्पन्न हो रही है तो उसके विपरीत में भी एक करंट उत्पन्न होगी, बस यही आपका लेंज लॉ है, ठीक है। अच्छा मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम आप लोग जानते होंगे। मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम धारा का मतलब धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए कोई हमारा एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। और यदि करंट ऐसे जा रही है तो करंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। इनवर्ड और आउटवर्ड ये डायरेक्शन निकालने के लिए, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्ड है आउटवर्ड है, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम पढ़ते हैं, ठीक है। जो फैराडे साहब है, फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोलाइट संबंधित दो नियम दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि विद्युत अपघटन
संबंधी फैराडे के दो नियम हैं, ये दो नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या होता है भाई? पहला नियम है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। और दूसरा नियम होता है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ जाता है हमारा एम इज इक्वल टू क्या, एम इज इक्वल टू आ जाता है जेड आई टी, एम इज इक्वल टू आ जाता है जेड आई टी। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू देखिए जैसे जहाँ पे क्यू है आपका आवेश, कौन सा आवेश? जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी को जब चार्ज किया जा रहा है, या फिर ये कहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो द्रव्यमान है वो कितना द्रव्यमान टूटता है, या उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस टूट रहे हैं वो आयंस कितने द्रव्यमान के टूटते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? वो इस आवेश पे डिपेंड करता है, ये वो इस आवेश पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक यहाँ पे जेड क्या है? जेड हमारा रासायनिक कांस्टेंट है, या फिर ये कहिए केमिकल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट संबंधी। फैराडे साहब ने दो नियम दिए थे, दोनों नियम हमने लिख दिया यहाँ पे, उसका फॉर्मूला भी आपको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? विद्युत अपघटन संबंधी किसने दिया था नियम भाई? फैराडे साहब ने दिया था। लेंज लॉ और किरचॉफ लॉ हमने आपको बता दिया है पहले ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल के द्वारा। देखिए भाई, ऐसे किसी कंडक्टर में मान लीजिए कि हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यदि करंट का फ्लो कराना है, करंट का यदि फ्लो कराना है तो वो किसकी वजह से होगा? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। किस वजह से होगा भाई? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन इधर को बहेगा, तब धारा हमारी जो है वो इधर को बहेगी, है ना। चलिए, ये तो हो गया बात करंट की। इसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारी ये बैटरी हो गई, इस बैटरी में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या भरा हुआ है भाई? हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कण है, विद्युत के कण है, वो किस वजह से संचालित हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो विद्युत के कण है ना, ये आयंस की वजह से, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं यार, इसके अंदर आयंस भरते जाते हैं। जितना हम लोग इसको चार्ज करते हैं उतना इसमें आयंस भरते जाते हैं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव प्लेट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, है ना। तो इसमें आयंस रहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं? आयंस। वही आयंस एक दूसरे से एक दूसरे से कह रहे हैं, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, दूसरे प्लेट से तीसरे पहले प्लेट की तरफ आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से करंट का फ्लो इसमें होता रहता है। अब ये ऐसे तो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब इस पे चार्ज दे दिया जाता है या इसको किसी टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, किसी लोड से जोड़ दिया जाता है, तो उस समय इनकी जो डायरेक्शन है एक तरफ हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव वाला एक तरफ जाएगा, निगेटिव वाला एक तरफ जाएगा, तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ लोग के मन में ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि जैसे बैटरी है, तो बैटरी को यदि किसी लोड से ना जोड़ा जाए, किसी भी लोड से नहीं जोड़ा जा रहा है, बैटरी को चार्ज भी नहीं किया जा रहा है, तो क्या बैटरी के अंदर कोई धारा बहती है? आपके मन में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आया हो। कुछ लोग के अंदर, कुछ लोग तो एकदम नहीं सोचते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग केवल हाल चाल पूछने के लिए कमेंट करते हैं ना। लेकिन जो भी एक दो लोग पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट बन सकता है कि बैटरी के अंदर जब बैटरी को कोई किसी भी लोड से नहीं जोड़ा जाता या बैटरी को चार्ज भी नहीं किया जा रहा है, तो उस समय कोई करंट फ्लो होती है क्या बैटरी के अंदर? ये आपको बताना है। चलिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। मैं आंसर तो अभी दे सकता था, लेकिन अभी मैं आंसर नहीं दूंगा। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इस क्लास को लेके एक्टिव हैं, ये चीज मैं आपसे देखना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी मैं ये तो अभी कुछ देर पहले इसका आंसर दिया हूँ, तो जो लोग भी बुद्धिजीवी होंगे वो तुरंत आंसर इसका बता देंगे कि सर ने तो आंसर थोड़ा सा क्लू दे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका
मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपका पहले कमेंट देखूंगा तब इसका आंसर दूंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन में कि सोलर बैटरी इज, सोलर बैटरी क्या है? सोलर बैटरी आप लोग जानते हो क्या है भाई? एक प्रकार का फोटोवोल्टाइक सेल है। हीट मेजरमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनर्जी मेजरमेंट है क्या? एनर्जी मेजरमेंट तो हम लोग एनर्जी मीटर द्वारा करते हैं ना, एनर्जी मीटर द्वारा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट है क्या? या इसका तो हम लोग स्ट्रेन गेज के द्वारा मेजरमेंट करते हैं ना, स्ट्रेन गेज के द्वारा। तो सोलर बैटरी क्या है? सोलर बैटरी लिख लीजिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट सोलर बैटरी के बारे में भी लिख लीजिए कि जो सोलर बैटरी है, सोलर बैटरी एक फोटोवोल्टाइक बैटरी है, फोटोवोल्टाइक सेल होती है, फोटोवोल्टाइक सेल होती है, ठीक है। यह सेल सिलिकॉन का बना होता है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन नहीं, सोलर पैनल जो हम लोग बनाते हैं, सोलर पैनल सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग करके बनाया जाता है, या सिलिकॉन अर्धचालक का बना होता है, का बना होता है, ठीक है। अच्छा, जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? सोलर पैनल की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है भाई? 20 से 25%, 25%। जनरली ये 20% ही होता है, लेकिन आपके बुक में कहेंगे भी 25 से 30% भी डाटा दे दिया है, इसलिए मैं 20 से 25 लिख दिया हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं 20 से 25 लिख दिया हूँ, होती है, ठीक है। ये किस प्रकार का सोर्स है? ये एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत है, या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आज की क्लास आपकी खत्म हुई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के कमेंट में आना चाहिए जरूर, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तब मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा।